क्वेश्चन करना हो बैठकीकरण व्यवस्था की, तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज़ तो होती है डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन, दिशा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरा होता है क्वेश्चन में दिया गया इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में दिया गया इन्फॉर्मेशन, जो आपको सूचना दिया जाता है, जो क्वेश्चन में आपको डेटा, आंकड़ा दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको पढ़ने से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा दारोमदार रहता है। डायरेक्शन तो हम लोग पहले सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सूचना समझेंगे, सूचना को कैसे उपयोग करते हैं, कोई दिया हुआ जो आपका डेटा है, डेटा का कैसा यूज करते हैं कि हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्शन की बात मैं अगर करूँ तो डायरेक्शन आप जो नॉर्मल हम लोग इन जनरल डायरेक्शन समझते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हम लोग नॉर्मली सब लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये डायरेक्शन साइन हम लोगों ने यूज कर रखा है अभी तक हमने जीवन में, ठीक है। अब डायरेक्शन में सिंपल सी बात है, डायरेक्शन जो होता है ना वो आपका होता है, डायरेक्शन आपके हिसाब से होता है। डायरेक्शन किसके हिसाब से होता है? आपके हिसाब से होता है। तो आपका दायां क्वेश्चन का भी दायां होगा और आपका बायां क्वेश्चन का भी बायां होगा। क्वेश्चन में दायां बायां अगर दिया हुआ तो आप अपने हिसाब से देखिए, आपका दायां जो होगा वही क्वेश्चन में भी दायां हो गया और आपका जो बायां होगा वही आपका क्वेश्चन का भी बायां हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपने नॉर्थ फेस आपने नॉर्थ की तरफ कर रखा है, उत्तर की तरफ आपने मुंह कर रखा है ना, नॉर्थ फेसिंग है, आप अभी नॉर्थ फेसिंग है। तो आपका जो राइट हैंड होगा, जो आपका दायां होगा, वो दायां किधर होगा? ईस्ट, पूर्व की तरफ। और आपका लेफ्ट किधर होगा? ये होगा आपका जो लेफ्ट अर्थात जो बायां होगा, ये आपका पश्चिम की तरफ होगा। और आपके पीठ पीछे आपका बैक जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगी? आपकी साउथ डायरेक्शन में होगी। तो मतलब दायां बायां जो दिशा होता है वो आपके हिसाब से होता है। वो किसके हिसाब से होता है? आपके हिसाब से होता है। सपोज करो कि मान लो 5 लोग हैं, ABCD, हम लोग 5 ले लेते हैं, ABCDE, 5 लोग हैं। वो एक पंक्ति में बैठे और जो पंक्ति है ना, लीनियर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी पूर्व पश्चिम दिशा में है। अब अगर आप देखो कि जो ये बैठे हैं, जो आपके 5 लोग ABCD बैठे हैं, ये मान लो अगर उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हैं, किधर? उत्तर की दिशा में मुख कर, ऊपर की दिशा आपकी उत्तर हमने ले ली, तो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। उत्तर की दिशा में अगर मुख करके बैठे हैं, तो जो सबसे दायां या दायां होगा, ये दायां होगा। सबसे दाएं में कौन बैठा है? E। और सबसे बाएं में कौन बैठा है? बायां इधर होगा। सबसे बाएं में कौन बैठा है? A बैठा है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 5 लोग हैं, ABCDE, 5 लोग हैं, और ये एक पंक्ति में बैठे और पूर्व जो पंक्ति की दिशा है ना वो उत्तर दक्षिण है। पंक्ति की दिशा उत्तर दक्षिण है, ठीक है, उत्तर दक्षिण है। और कोई एक इंसान है, वो मान लो यहाँ पर खड़ा है और वो मुंह किया है, किधर मुंह किया है उसने? वेस्ट, पश्चिम की ओर। ये पश्चिम की ओर मुख किया है। अगर ये पश्चिम की ओर मुख करके देख रहा है तो इधर उसका दायां होगा और नीचे की तरफ इसका बायां होगा। तो उसका मतलब अगर जो इंसान है पश्चिम की ओर मुख करके देख रहा है तो सबसे दाएं में उसे दिखेगा A और सबसे बाएं में दिखेगा E। लेकिन मान लो कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वह पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ा है, किधर? पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ा है, तो उसका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो इस साइड में अर्थात पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा कि सबसे दाएं में E है, और सबसे बाएं में A है। तो आपके हिसाब से होता है आपका दायां बायां, आपका उत्तर दक्षिण, आपके हिसाब से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने बहुत सारे उदाहरण देके इस बात को समझाया। अब देखो, आप जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो तो उसमें सर्कुलर टेबल भी आता है, वृत्तीय क्रम परीक्षण भी आता है। अब वृत्तीय क्रम परीक्षण के लिए भी डायरेक्शन में यहीं से समझाया चलता हूँ, जिससे कि डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चलूँ। देखो, वृत्तीय क्रम परीक्षण में क्या होता है कि आपको 2 सिचुएशन दे सकता है कि मान लो एक वृत्ताकार ये मेज है और वृत्ताकार मेज में जो लोग बैठे हैं सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये मान लो सेंटर केंद्र है और सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी लोग अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। जब अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इस दिशा में आपका होगा दायां,
इस दिशा में दायां होगा, और ये दिशा घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है, तो उसको हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका दायां होगा और इस दिशा में आपका बायां होगा। ये दिशा आपकी बाएं दिशा होगी और ये आपकी घड़ी की दिशा में है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में बायां होगा। मतलब अगर किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लोग केंद्र की ओर, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दायां आपका होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बायां आपका होगा घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज। ठीक इसका ऑपोजिट आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर सभी लोग मान लो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी लोग केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तब आपका जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की विपरीत दिशा है, ये आपका बायां हो जाएगा और घड़ी की दिशा दैट इज क्लॉकवाइज जो दिशा होगी ये आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, अब इतने डायरेक्शन साइन जो हमने आपको समझाए, इनसे आप लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मतलब डायरेक्शन में आपको बस इतना समझना है कि जो आपकी डायरेक्शन है, आपका दायां दायां, आपका बायां बायां, आपका नॉर्थ नॉर्थ, आपका साउथ साउथ। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं इन्फॉर्मेशन या सूचना का कैसे यूज करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। तो सूचना के यूज की बात करें, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टिकी सेंसेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे हम लोग चलने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन डेटा का कैसे यूज करते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन आपका बैठकीकरण व्यवस्था में आता है तो वो पजल के रूप में आता है, उसमें बहुत सारा डेटा दिया होता है, बड़ी बड़ी आपके क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करना होता है कि जैसे मान लो आप क्वेश्चन कहीं से भी उठाओ, क्वेश्चन को कहीं से उठाओ, जैसे मान लो क्वेश्चन में ABCDE इन सभी के बारे में बात की गई है और आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन शुरुआत जो हुई मान लीजिए बी से हुई और बी से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो बी और सी में के बारे में मान लो एक स्टेटमेंट दिया है और उसके बारे में आपने क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से आपने ड्रॉ किया। ठीक है, आपने डायग्राम ड्रॉ किया। अब बी और सी के बारे में आपने पढ़ के डायग्राम ड्रॉ किया। अब अगली बात, अगला इंफॉर्मेशन आप ऐसा पढ़ो जिसमें बी और सी का जिक्र हो, जिसमें बी और सी के बारे में कही गई हो। मान लो आपको अगली बात ऐसा कोई मिला जिसमें डी और बी के बारे में बात की गई है। अब आपने इस वाले ही लाइन को क्यों पढ़ा, क्योंकि पहले इससे पहले आपने बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी गई है वहां से शुरुआत कर लिया है, तब आप इंटरलिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बड़ी इजीली हो जाता है। तो आपने बी और डी वाले को पढ़ लिया, ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब अगला आप ऐसा देखना है कि जिसमें बी सी डी बी के बारे में ही चर्चा हो तो उसको आप लेना। जैसे मान लो कोई एक स्टेटमेंट ए और डी के बारे में चर्चा कर रहा है, अब आप उसको लोगे। इस तरीके से आप करोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा आप देखोगे क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो तब हो पाता है जब आप इस बात को समझ रहे हो कि इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। पहले इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़े ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन पहले बेस मजबूत करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति PQRST और U 2 कतार में है। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने हैं और आमने सामने बैठने का जो तरीका है वो उसको 4 कथनों के माध्यम से बता रखा है। अच्छा, इसमें देखो कहीं भी दिशा नहीं दी गई है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप किसी भी प्रकार से पंक्ति ले सकते हो। मान लो किसी ने ऐसे ले लिया पंक्ति, किसी ने ऐसे ले लिया, दोनों ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और किसी को भी कहीं भी बैठा सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, कह रहा 6 व्यक्ति हैं PQRST और U 2 कतार में है। ठीक है, 2 कतार में है, आमने सामने बैठे हैं। कैसे? 3 एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। मतलब 3 अगर मान लो इस तरीके से मुख करके बैठे हैं तो 3 ठीक इसके सामने इस तरीके से मुख करके बैठे होंगे। 3 इस तरीके से, या अगर आप मान लो ऐसे बनाना चाहते हो तो 3 इस तरीके से मुख करके बैठे हैं तो 3 आपके इस तरीके से मुख करके बैठे होंगे। ठीक है, आप जैसे बनाना चाहो बना लोगे। ठीक है, अब देखो इस अगर ये ऊपर की ओर मुख करके, मतलब मान लेते हैं ऊपर उत्तर है तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इधर आपका ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ये नीचे की ओर मुख करके बैठे हैं तो इनका ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम बेसिक बातों को लेकर चल रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिन बच्चों को करना हो ऐसे कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, अब एक एक करके बारे में बात पढ़ते। कह रहा है कि UR के दाईं ओर बैठा है। आप, मैंने क्या कहा था, आप इन्फॉर्मेशन का यूज अगर अच्छी तरीके से करते हो तो आप बहुत सरलता से और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहली बात क्या कर रहा है, U, R के दाईं ओर दूसरा है। पढ़ने का तरीका देखो कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉमा के बाद की चीज पढ़ो। R के दाईं ओर दूसरा कौन है? U है। R के दाईं ओर दूसरा कौन है? U है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। कॉमा के बाद पढ़ोगे बड़ी आसानी से होगा। R के दाईं ओर दूसरा कौन है? U है।
तो आप आर कहीं से भी ये सोचोगे सर नीचे शुरू करें ऊपर से, कहीं से भी शुरू करो, क्वेश्चन में आपको कुछ दिया नहीं गया है, आपको दिशा नहीं बताई गई, तो आप आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैं बता दूं पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है जोड़ा, किसके सामने कौन बैठा है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में, ये लिखा नहीं लेकिन ये बताना है कि किसके सामने कौन बैठा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आर के दाईं ओर दूसरा कौन है? तो देखो आप चाहे ऊपर नीचे कैसे भी रख के बनाओगे एक ही सेम आएगा। जैसे मान लो मैं नीचे शुरू कर रहा हूँ, तो आर के दाईं ओर दूसरा यू है। तो अगर मान लो आर यहाँ हम बनाए, ठीक है, तो आर के तभी तो आप देखो आर यहाँ बनाओगे तभी तो दाईं ओर दूसरे पे इस स्थान पे जा पाओगे, क्योंकि 3 स्थान ही है। तो आर के दाईं ओर है कौन? यू दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान दूसरे स्थान, तो आर के दाईं ओर दूसरा कौन हो गया? यू हो गया। हमने यहीं से क्यों शुरू किया? क्योंकि 3 ही स्थान है और आर के दाईं ओर ये दायां है, आर के दाईं ओर दूसरा कौन है? यू है। चलो तो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, अब अगला स्टेटमेंट कौन सा पढ़ोगे? आपको अगला स्टेटमेंट ऐसा पढ़ना है जिसमें यू या आर के बारे में कहा गया हो, यू या आर के बारे में कहा गया हो। अगर ऐसा पढ़ते हो, इस तरीके से अप्रोच करते हो, तो क्वेश्चन बहुत ईजिली और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ भाई यू और आर के बारे में कहाँ बात कही गई है? यू आर के बारे में बात। अब देखो आर के बारे में, यू या आर के बारे में बात कहाँ की गई है? चौथे वाले में। तो चौथा वाला पढ़ो, कह रहा है, और पढ़ना कैसे? कॉमा के बाद क्यों के सामने कौन है? क्यों के सामने कौन है? आर है। अब क्यों के सामने आर है, मतलब आर के सामने यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, क्यों के सामने आर है। आपने ये पढ़ लिया। अब अगला चीज देखो क्या क्या बना लिया आपने? आर यू और क्यों, क्या क्या बना लिया? आर यू और क्यों। तो अगला स्टेटमेंट जो पढ़ोगे वो आर यू और क्यों के बारे में ही होना चाहिए। आर यू और क्यों के बारे में। और कौन सा है? ये है, देखो कह रहा है टी कॉमा के बाद पढ़ते हो, क्यों का पड़ोसी कौन है? क्यों का पड़ोसी कौन है? टी। क्यों का पड़ोसी कौन है? टी। तो क्यों का पड़ोसी कौन हो गया? टी हो गया। ये आपने बना लिया। अब एक ही स्टेटमेंट बड़ा, वो स्टेटमेंट बचा, वो पढ़ते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि पी कतार में सबसे अंतिम में है। देखो इस कतार में अंतिम तो खत्म हो गया, किनारे किनारे, इसमें अंतिम बचा है, तो यही आपका यहाँ पर पी होगा। पी कतार के अंतिम में है, तो ये पी कतार के अंतिम हो जाए। यहाँ क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि कतार के अंतिम में है ना, कतार का अंतिम से भी यही स्थान बचा था, तो पी यहाँ रख दिया। अब एक ही स्थान बचा ये, तो इसमें कौन आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। अब आप बता सकते हो कि किसके सामने कौन है। तो क्यों और आर आमने सामने है, टी और एस आमने सामने है, और पी और यू आमने सामने। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। ए से ई तक एक कतार में, एक कतार है, कतार की दिशा कुछ नहीं बताई गई, तो हमने ए से ई तक आपको 5 विभिन्न प्रकार के घर दिए गए। ए कॉमा बी की दाईं ओर है। देखो क्वेश्चन अब यहीं से आपको शुरू हो जाएगा। ए कॉमा बी की दाईं ओर है। आप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना, बस इसी को आप समझिए। देखो कॉमा के बाद पढ़ते हो तो बी की दाईं ओर है, बी की दाईं ओर है कौन? ए। तो आप कहीं से भी शुरू करो। तो बी अगर मान लो यहाँ है, तो बी के अगर मान लेते हैं सब इधर की ओर मुँह करके हम देख रहे हैं, तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर हमने फेस किया है, मुंह अगर किया है, तो ये आपका दायां हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा। क्या रहा है? बी की दाईं ओर है कौन? ए। तो बी की दाईं ओर, ए दाईं ओर इधर आपका जाएगा, ए कहीं बना दिया हमने। ठीक है, आगे कह रहा है और ई सी की बाईं ओर है, और एवं ए की दाईं ओर है। देखो अगली लाइन आप पढ़ोगी कैसी, जिसमें ए और बी के बारे में कहा गया हो। तो ए और बी के बारे में देखो, इसमें भी ए की चर्चा की गई और इसमें भी चर्चा की गई है, तो आप कोई सा भी पढ़ सकते हो। जैसे ये पढ़ो आप, बी कॉमा के बाद पढ़ते हो ना, तो डी के दाईं ओर है। डी के दाईं ओर कौन है? डी के दाईं ओर कौन है? बी। तो डी के दाईं ओर है बी, बी आपका डी के दाईं ओर है, मतलब आपका डी जो होगा इसके बाईं ओर होगा। तो ये डी आपने ऐसे बनाया, तो डी के दाईं ओर कौन है? बी। वो पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, अगर ई कॉमा सी की बाईं ओर है और एवं ए की दाईं ओर है। ई कॉमा सी की बाईं ओर है, सी की बाईं ओर कौन है? ई है। सी की बाईं ओर ई है एवं ए की दाईं ओर है। देखो जब आपको कोई एक इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस आए, इस तरीके से मिश्रित वाक्य आए, तो उसमें एवं, तथा और ये शब्द जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए, जबकि जो कि, जिसका, ये सब सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें अगर पढ़िए ई कॉमा सी की बाईं ओर है एवं ए की दाईं ओर है। तो ए की दाईं ओर कौन है? फर्स्ट पर्सन ई। ए के दाईं ओर कौन है? ई। तो ए के दाईं ओर ई आप बनाओ, ए के दाईं ओर आपने ई बना दिया है यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब देखो ई और सी में संबंध क्या दिया है? सी की बाईं ओर है, सी की बाईं ओर कौन है? ई। सी की बाईं ओर है,
तो आपको बाईं ओर बना, सी के बाईं ओर बनाना है ई को, मतलब ई जो होगा सी के बाईं ओर होगा। तो अगर आप यहाँ सी बनाते हो तो सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पांचों घरों को बना दिया। पूछ क्या रहा था, कौन सा घर मध्य में है, कौन सा घर मध्य में होगा, ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, बशर्ते आप इंफॉर्मेशन को 1 by 1 यूज करना सीखो। देखो मैं सिखा रहा हूं, इसको आप सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी जो क्वेश्चन से शुरू किया हूं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा वाला, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस तथा टी एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति आर को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने पी से लिया था। टी अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। क्यू और पी के बीच में 2 पाठक है। सबसे पहले अखबार कौन पढ़ा था। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो हमने 5 व्यक्ति के लिए 5 डिब्बा बना दिया, ये 5 डिब्बा बना दिया। ये फर्स्ट नंबर पे पढ़ने वाला है और ये लास्ट नंबर पे पढ़ने वाला है। ठीक है, ये सबसे पहले पढ़ने वाला है, सबसे लास्ट में पढ़ने वाला, तो ये सेकंड नंबर पे पढ़ने वाला होगा, ये थर्ड नंबर पे पढ़ने वाला होगा, ये फोर्थ नंबर पढ़ने वाला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कैसे भी बना सकते थे, कोई बच्चा कहता सर ऐसे नहीं बना सकते, हाँ ऐसे ही बना सकते हो, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखीय क्रम परीक्षण के ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति आर को अखबार दे देता है। मतलब जो सबसे पहले नंबर पढ़ा है ना, वो अखबार किसको दे देता है, आर को। इसका मतलब वो देगा किसे, दूसरे नंबर वाले को दोगे, तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, आर होगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति अखबार किसको दे देता है, आर को, और वो देगा किसको, दूसरे नंबर को, तो दूसरे नंबर कौन हो गया, आर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, जिसने सबसे अंतिम में अखबार पढ़ा था, उसने पी से लिया था। उसने किससे लिया था, पी से। तो लिया किससे होगा, फोर्थ वाले इंसान से लिया होगा, तो फोर्थ वाला इंसान क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि पी से लिया था लास्ट वाला। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, टी अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। मतलब टी ना तो पहले नंबर पे पढ़ा था ना तो अंतिम नंबर पढ़ा था, तो टी ना तो पहले नंबर पे होगा ना तो अंतिम, तो एक ही स्थान बच रहा है, इन दोनों पे नहीं होगा, तो टी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब आगे आपको भरना क्या क्या बच रहा है, क्यू और एस। देखो क्यू और एस को भरने के लिए आगे इन्फॉर्मेशन इसने दे रखा है, कह रहा है Q और P के बीच में 2 पाठक है। Q और P के बीच में 2 पाठक है। देखो P यहाँ है, तो अगर यहाँ Q रख दोगे, अगर यहाँ Q होता तो P और Q के बीच 2 पाठक हो पाते, नहीं। इसका मतलब Q कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो देखो P और Q के बीच में 2 पाठक होंगे। अब एक ही बचा कौन, S, तो यहाँ पर ये S हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले व्यक्ति जो अखबार पढ़ा वो Q है, और जो सबसे अंतिम में पढ़ा वो S है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था, सबसे पहले अखबार कौन पढ़ा, तो उत्तर क्या होगा, Q। अब हम लोग बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेने चल रहे हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उसको। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी आपका रेखीकरण परीक्षण का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 कारें हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7, उसका कुछ पार्किंग में इस प्रकार से खड़ी हो, किस प्रकार से खड़ी है उसके बारे में बात की गई, उस पर फिर 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे, बहुत सारे बच्चे। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो इसके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, जबकि लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो। इन्फॉर्मेशन को आप यूज करना सीखो बस, किसके बाद किसका इन्फॉर्मेशन यूज करके और क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों का ये ईस्ट है पूर्व, ये वेस्ट है पश्चिम, ये नॉर्थ है उत्तर, और ये साउथ है दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया। अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। पहली लाइन से शुरू कर रहा हूँ, C3, C1 के 10 मीटर दक्षिण में। हमने कहा था कॉमा के बाद पढ़िए, C1 के 10 मीटर दक्षिण पर कौन खड़ी है, C3। C1 के 10 मीटर दक्षिण में कौन खड़ी है, C3। C1 के 10 मीटर दक्षिण में, तो अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर C1 है, ठीक है, ये C1 है, ये आपका C1 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये आपका C1 है, ये C1 है। C1 के 10 मीटर दक्षिण की तरह नीचे, तो इसके 10 मीटर दक्षिण मान लो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, 10 मीटर दक्षिण पर कौन खड़ी है, C3, तो यहाँ पर C3 खड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे कौन सा स्टेटमेंट, ये ध्यान से देख, आगे ऐसा स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें C1 या C3 की बात की गई हो। C1 और C3 की बात देखो किसमें की गई, इस वाले स्टेटमेंट में C1 C3 की बात नहीं की गई है, इसमें आपकी बात की गई है, और फिर आपका इसमें नहीं की गई। तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, C4 10 मीटर पूर्व में है किसके, C6 के। तो अभी C4 और C6 की स्थिति पता नहीं, तो डायरेक्टली हम C3 के देखते हैं।
C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, जो कि किसके लिए आता है, जो कि किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, एवं और तथा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि मतलब C6, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है, C1 के 3 मीटर पश्चिम में, जो कि मतलब सेकंड पर्सन मतलब C6, C1 के 3 मीटर पश्चिम में कौन है, C6, C1 के 3 मीटर पश्चिम में कौन है, C6, तो ये C1 है, इसके 3 मीटर पश्चिम जाना है आपको, तो मान लिया हमने 3 मीटर पश्चिम यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन है आपका C6, C1 के 3 मीटर पश्चिम में कौन है, C6, तो C1 के 3 मीटर पश्चिम में कौन है, C6, इस तरीके से हमने बना दिया, ये दूरी आपकी 3 मीटर है, ठीक है, बना लिया आपने। अच्छा आगे चलते हैं, अब हमने देखो इसी स्टेटमेंट को ये पूरा कवर कर लिया। अब हम लोग C4 10 मीटर पूर्व में है किसके, C6 के, क्योंकि C6 अब तो हम लोग बना लिए, अब तो बना सकते हैं। C4 10 मीटर पूर्व में है किसके, C6 के, तो C6 के 10 मीटर पूर्व में चलो, तो पूर्व चलोगी इस डायरेक्शन में चलोगी, 3 मीटर ये हो गया, 7 मीटर और चलना होगा, सपोज कर लो ये आपका 7 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस 7 मीटर है, ठीक है, टोटल आपके डिस्टेंस कितना है, 10 चलना है। C6 के 10 मीटर पूर्व में कौन है, C4 है, तो यहाँ पर आपका C4 हो गया, ये आपका C4 हो गया, यहाँ तक बात खत्म। अच्छा ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमें ऐसा स्टेटमेंट पढ़ना है जिसमें C1 C6 C4 C3 इन सब के बारे में बात की गई हो। इसमें तो देखो C2 C5 की बात की गई, तो ये तो अभी हम लोग के यूजफुल नहीं है, आगे चलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, C7 के उत्तर में है कौन, C6, C7 के उत्तर में, मतलब अगर C7 नीचे रहेगा तभी तो उत्तर में आपका C6 आएगा, तभी तो आपका वो आएगा, और कितना 7 मीटर, तो अगर ये हमने 10 मीटर लिया है तो 7 मीटर यहाँ कहीं ले लेते हैं, इसके ठीक नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं ले लेते हैं हम 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर पे है, ये कौन है, ठीक है, C7 कौन है भाई, C7, फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ये C7 है। क्या कह रहा है, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, C7 के 7 मीटर उत्तर में कौन है, 7 मीटर उत्तर में कौन है, C6 है, इतनी बात कर लिया। जो कि किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन कौन है, C7, जो कि C5 के दक्षिण में है 10 मीटर पे, C5 के दक्षिण में है 10 मीटर पे, मतलब ये जो C7 है ना, ये 10 मीटर दक्षिण में है किसके, C5 के, मतलब C5 इसके उत्तर में होगा 10 मीटर पे, तो 7 मीटर तो उत्तर ये इसके हो ही गया, 3 मीटर उत्तर और चले जाओ, 3 मीटर उत्तर और चले गए मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका कौन, C5, यहाँ पर कौन है, C5, तो 7 मीटर ये है, 3 मीटर ये चले होंगे तभी तो 10 मीटर होगा। फिर से पढ़ लो, C7 जो कि C5 के दक्षिण में 10 मीटर पर खड़ी है, C5 के दक्षिण में, तो C5 के दक्षिण में नीचे अब आ गया, C5 के दक्षिण में 10 मीटर पे, तो 3 मीटर ये और 7 मीटर ये, दक्षिण में 10 मीटर पे कौन खड़ा है, आपका C7 खड़ा है, तो C7 बना लिया हमने। अच्छा अब अंतिम स्टेटमेंट बचा, देखो मैंने कहा था जैसे ही अंतिम स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही होता है इन्फॉर्मेशन को कब किसके बाद क्या पढ़ना है, इसको ध्यान देना। क्या कह रहा है, C2 कॉमा के बाद पढ़ते हैं, C5 के 3 मीटर पूर्व में है, C5 के 3 मीटर पूर्व में कौन है, C2, C5 के 3 मीटर पूर्व में, देखो ये 3 मीटर दूरी थी तो ये भी दूरी आपकी 3 मीटर हो जाएगी, और इसके ठीक सीध में आएगा C5 के 3 मीटर पूर्व में कौन है, C2, तो यहाँ पर आपका C2 हो जाएगा। अब देखो सभी कार आपने पार कर ली, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 सब आपने पार कर ली। अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, C2 के संदर्भ में, C2 कहाँ है भाई, C2 यहाँ है, C2 के संदर्भ में, तो ये देखो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर ही होगी, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अच्छा ये 3 है तो ये भी 3 मीटर दूरी है। अच्छा क्या कह रहा है, C2 के संदर्भ में, मतलब इसके संदर्भ में C3 की दिशा और दूरी बताइए। C3 कहाँ है, यहाँ, तो C2 से अगर C3 की दिशा देखोगे किधर है, साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, और दूरी कितनी है, 3 मीटर ये दूरी और 10 मीटर ये, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर दूरी हो जाएगी, 13 मीटर, और दिशा कौन सी होगी, नीचे दक्षिण की ओर, 13 मीटर दक्षिण। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बताओ भाई, 13 मीटर दक्षिण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कार्य समरेख नहीं है, समरेख का मतलब होता है एक रेखा में नहीं है, एक रेखा में, एक सीध में नहीं है। तो देखो आप ऑप्शन देखो, C5 C6 C7, C5 C6 C5 C6 C, अरे भाई ये तो समरेख है ना, ये तो नहीं सही होगा। C6 C1 C4 C6 C1 C4 ये भी समरेख है। आगे देखो भाई, C2 C1 C3 C2 C1 C3 ये भी समरेख है। डी ऑप्शन देखो, C6 C2 C4 C6 कहाँ है, यहाँ, C2 यहाँ है, C4 ये देखो समरेख नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में देखो और आपका मजा है इसमें, और आपका थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। क्या कह रहा है, यदि C7 और C5 के ठीक मध्य, C7 और C5 के ठीक मध्य कहने का मतलब बताओ। देखो भाई ये 10 मीटर की दूरी है, ये टोटल देखो 3 और 7 10 मीटर दूरी है, तो ठीक मध्य मतलब आपके 5 मीटर की दूरी पर, मतलब आपका यहाँ से भी ये दूरी आपकी 5 मीटर होगी और यहाँ से ये दूरी भी आपकी 5 मीटर होगी। ठीक है, ठीक मध्य कहने का ये मतलब है, ठीक मध्य में एक कार C8 खड़ी कर जाती है, ये कार आपकी C8 खड़ी कर दी गई, तो बताओ C8 के संदर्भ में C6 कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो C8 के संदर्भ में C6 किधर है, आपकी उत्तर की दिशा में है, और दूरी कितनी होगी, देखो आपकी ये टोटल डिस्टेंस आधे पे खड़ा है तो ये 5 मीटर होगी, आधे पे खड़ा है और ये 5 मीटर होगी, तो ये 3 मीटर है, तो ये कितना दूरी बचा, ये आपकी दूरी बची 2 मीटर। ये दूरी कितनी बची, 2 मीटर। भाई टोटल आधे पे खड़ा है तो ये 5 मीटर, टोटल ये 10 है, आधे पे खड़ा होगा तो ये 5 मीटर है, लेकिन ऊपर से ये 3 है, तो ये दूरी कितनी बची, 2 ही मीटर बची ना। और C8 जो है उसके किस दिशा में, C6 है, उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा में 2 मीटर पे होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 मीटर उत्तर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने फुल एनालिसिस के साथ समझाया और आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग तुलनात्मक क्रम परीक्षण के कुछ क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को देखने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं तुलनात्मक क्रम परीक्षण को। चलिए अब हम लोग तुलनात्मक क्रम परीक्षण के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत लोग को लग रहा होगा कि बड़े आसान क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन बाकी उसके जो आपके क्वेश्चन अभी हमने किए हैं वो आसान है, मान रहा हूँ आसान है क्वेश्चन। लेकिन अभी आज ये पहली बेसिक वीडियो क्लास है ना, ये पहली क्लास है, तो उसमें बहुत बेसिक बातों पर चर्चा हो रही है। इसमें डायरेक्शन को समझाया जा रहा है, डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझाया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन को पढ़ा कैसे जा रहा है। बेसिकली मेरा इस क्लास से मोटिव ये है कि आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करो, कैसे क्वेश्चन पढ़ो, डेटा का यूज कैसे करो, किसके बाद कौन सा स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर निकालने की कोशिश करो, जिससे कम से कम समय में आपको हो जाए। बहुत बच्चे ऐसे एक ही क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं तब जाके सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही आप कैसे सॉल्व पाओ, एक बार में ही पूरे डेटा का यूज कैसे इजीली कर पाओ, ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम लोग अगली क्लास में इसके अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। जब हम लोग इसमें आपके स्थान क्रम परीक्षण को देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बात हम लोग जब वृत्ति क्रम परीक्षण को करेंगे तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। इवन सिटिंग अरेंजमेंट का पजल के साथ कंबाइन करके भी बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब भी मैं कराऊंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं तुलनात्मक क्रम परीक्षण को। इससे पहले हम लोग देख रहे थे रेखीय क्रम परीक्षण को। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तुलनात्मक क्रम परीक्षण का मतलब ये है कि कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो उनका ऑर्डर लगाओ, कोई मोटा है, कोई पतला है, उनका किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का वजन कम है, तो इनका ऑर्डर लगाना, इनका क्रम लगाना ही आपका तुलनात्मक क्रम परीक्षण कहलाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पढ़ते कैसे, अप्रोच कैसे करते हैं, इन बात को देखो। तो बहुत लोग तो क्या करते हैं, जैसे मान लो अमर, समीर ये सब दिया तो इसमें बड़े का निशान छोटे का निशान ऐसे ही बना के करते हैं। कुछ लोग लाइन खींच के करते हैं, ऐसे लाइन, लीनियर लाइन, कुछ लोग वर्टिकल लाइन खींच के करते हैं। जिसको जैसे करना हो कर सकता है, सभी तरीके ठीक है, सभी अपने तरीके से कर सकते हो। बस इन्फॉर्मेशन का यूज करना इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन कम समय में हल कर पाओ। क्वेश्चन देखो कह रहा है, जैसे मैं इसको वर्टिकली करता हूँ, अमर समीर से लंबा है, तो मैं ये ऐसे करता हूँ कि सबसे लंबा जो होगा, सबसे लंबा सबसे ऊपर होगा, और आपका जो सबसे नाटा होगा, सबसे नाटा या जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे होगा। इस क्रम में मैं ऐसे लेके चलता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, अमर समीर से लंबा है, तो कॉमा के बाद पढ़ते हो आप, समीर से लंबा है कौन, अमर, तो समीर से लंबा हो गया अमर। तो हमने समीर के ऊपर बना दिया अमर को, क्योंकि ऊपर लंबा नीचे नाटा, ठीक है। समीर से लंबा कौन है, अमर बना दिया। अब देखो अगला स्टेटमेंट आपको ऐसा पढ़ना है, दिए गए कथन में से जो आपको दिया गया क्वेश्चन है उसी में ऐसा स्टेटमेंट पढ़ना है जिसमें अमर या समीर के बारे में बात की गई हो। देखो तो आपका ये तो अशोक और उमेश के बारे में बात कर रहा है, अमर समीर के बारे में बात नहीं है, तो ये इसमें बात है, इसी पढ़ते हैं। प्रभात उमेश से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर। अब देखो आपका ये किसके लिए कह रहा है कथन, इस बात को ध्यान देखो, प्रभात उमेश से लंबा है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर। मतलब प्रभात उमेश से तो लंबा है लेकिन समीर से क्या है, छोटा है। प्रभात उमेश से तो लंबा है लेकिन समीर से छोटा है, तो समीर से छोटा है प्रभात, तो यहाँ प्रभात आपने समीर से छोटा लिख लिया। और क्या कह रहा है इसमें, प्रभात उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा है तो उमेश इससे भी छोटा हो जाएगा, उमेश प्रभात से भी छोटा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अंतिम कथन बच रहा है। अब देखो इन सब में उमेश और अशोक के बारे में बात कर रहा है कि अशोक उमेश से नाटा है। उमेश से नाटा कौन है, अशोक, मतलब उमेश से भी छोटा कौन है, अशोक, उमेश से भी छोटा कौन है, अशोक। तो इस प्रकार से अमर समीर प्रभात, अमर समीर प्रभात, उमेश और अशोक, ये आपका क्रम बना, ये क्रम बना।
तो सबसे लंबा कौन हो गया? अमर। और सबसे नाटा कौन हो गया? अशोक। पूछ क्या रहा था, इनमें से सबसे नाटा कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो एक ही बार में सटीक उत्तर निकाल दो, दोबारा क्वेश्चन न पढ़ना पड़े और न तो ऊपर नीचे किसी को बनाना पड़े। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन यूज करना आना चाहिए, जो कि मैं सिखा रहा हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश अनिल से भारी है, तो इसमें भी ले लेते हैं। जो सबसे भारी है ऊपर है, सबसे भारी सबसे ऊपर, और सबसे हल्का सबसे नीचे, सबसे हल्का नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। सुरेश अनिल से भारी है, तो अनिल से भारी कौन है? अनिल से भारी कौन है? सुरेश है। अनिल से भारी कौन है? सुरेश है। अनिल से भारी कौन है? सुरेश है। लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू। अनिल सुरेश से भारी है, अनिल जो है, सॉरी, अनिल से भारी है कौन? सुरेश। अनिल से भारी कौन है? सुरेश। मतलब सुरेश अनिल से तो भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू। मतलब राजू क्या है? सुरेश से भी भारी है। राजू किससे भारी है? सुरेश से भी भारी है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सुरेश, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, देखने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अनिल से भारी कौन है? सुरेश। तो अनिल से भारी आपने सुरेश बना दिया, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। मतलब राजू सुरेश से भी ज़्यादा भारी है। आगे क्या कह रहा है? अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश। जयेश से भारी है अनिल। ठीक है, बना दिया। अनिल जयेश से भारी है। आगे देखो, कृष्णा, हम ये वाला स्टेटमेंट क्यों पढ़े? क्योंकि अनिल का आ चुका था। फिर कह रहा है कि कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा जो है सुरेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है। अच्छा, तो सुरेश से भारी है, तो सुरेश से भारी राजू है, तो राजू से भी ऊपर है कि नीचे, इसको भी देखना पड़ेगा। तो उसमें बताया है कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से तो भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। लेकिन राजू से क्या है? हल्का है। तो मतलब इसके दोनों के बीच में आएगा यहाँ पर कृष्णा। इसके दोनों के बीच में आएगा यहाँ पर कृष्णा। तो राजू, कृष्णा, सुरेश, अनिल, जयेश, ये क्रम होगा। तो सबसे भारी राजू होगा और सबसे हल्का आपका जयेश होगा। पूछ क्या रहा है? सबसे भारी कौन है? तो उत्तर क्या होगा? सबसे भारी, इसमें उत्तर हो जाएगा राजू। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए? सबसे भारी कौन होगा? राजू होगा। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोगों ने अभी रेखी क्रम परीक्षण देखा है और तुलनात्मक परीक्षण देखा। तुलनात्मक में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मोर और लेस, थोड़ा टफ या थोड़ा इजी, लेकिन अप्रोच यही रहता है। तो रेखी क्रम का हमने अप्रोच देखा, हमने तुलनात्मक क्रम का अप्रोच देखा। अब हम लोग स्थान क्रम के अप्रोच को समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो, इस वीडियो की जो आपका हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इसमें संभवतः आपकी 3-4 वीडियो